A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परमुटेशन एंड रूल ऑफ कम्बिनेशन, रूल ऑफ कम्बिनेशन। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि डिफरेंट डिफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या कंसेप्चुअल अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, या उनकी टाइप्स भी कह सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स डिफाइन द प्रोबेबिलिटीज डिफरेंटली। यानी कि आपके पास मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के डिफिनेशंस दिए प्रोबेबिलिटी के। उनमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करना चाहेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस जिसको हम मतलब फुल जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास 4 अप्रोचेस हैं। देयर आर 4 अप्रोचेस, 4 कंसेप्चुअल अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी या 4 डिफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। नंबर 1, उसके अंदर जो सबसे पहली जो डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है या कंसेप्चुअल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं प्रायरी डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या है? द सेकंड डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है आपके पास दूसरे नंबर पर है, इसको आप ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो है वो है पर्सनलिस्टिक व्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और चौथे नंबर पर जो है वो है एक्सिमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सिमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कंसेप्चुअल अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी या definitions of probability, different school of thought have defined the probability term differently. The various school of thought which have defined probability are discussed briefly. उसके अंदर जो पहला है वो क्लासिकल या मैथमेटिकल या प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, प्रायरी मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तीसरे नंबर पर है द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कांसेप्ट या पर्सनलिस्टिक व्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। चौथे नंबर पर है एक्सिमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। These are the 4 definitions of probability which are discussed one by one here. First of all, we discuss the classical probability, या उसे कहते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या उसे कहते हैं प्रायरी डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी? अच्छा, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपके पास आउटकम्स आते हैं, वो आउटकम्स जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो आपस में इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। क्लासिकल डिफिनेशन की मैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, उस जो आपके पास आउटकम्स आते हैं सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एक सैंपल स्पेस बनता है। उस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स के अंदर आपके पास जो आउटकम्स होते हैं जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड होते हैं, जो आपके पास फेवरेबल होते हैं, जो एक इवेंट को अकर कर रहा होता है, इवेंट ए, इवेंट बी, तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उस इवेंट के आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उसके आउटकम्स जो फेवरेबल हैं, जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, वो होगा नोमिनेटर के ऊपर, नोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी
या मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायोरी डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ द सैंपल स्पेस हैज n equally likely and mutually exclusive outcomes। अब mutually exclusive and equally likely outcomes क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। and if n outcomes of them are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the event A denoted by probability of A is given by probability of A is equal to number of outcomes in A total number of outcomes in sample space, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करने जा रहे हैं, वो क्या होगा n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा n। ये जो डेफिनेशन है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की या प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की, इसको सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो लैप्लास ने किया था। किसने किया था? लैप्लास ने। अब इसको मजीद हम डिफाइन करना चाहेंगे। मजीद किस तरह डिफाइन करेंगे? मजीद वो ये कि जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? ये वो है कि प्रोबेबिलिटी बराबर है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी बराबर है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिस चीज के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, वो ऊपर नोमिनेटर टोटल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स हैं, याद रखें जो सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और ये जो इवन होगा इसी सैंपल स्पेस के अंदर से होगा। इसको आप मजीद ले सकते हैं किस तरह कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट, मतलब उस इवेंट के नाम रखते हैं ए बी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं वो इवेंट, अब नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए यानी कि वो आउटकम्स जो ए के हैं, वो आउटकम्स जो ए के हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए। अब इसके आउटकम्स को आप डिनोट कर सकते हैं m और इसको m। दिस इज द प्रायोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, कि फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes is called classical definition of probability, classical definition of probability। लेकिन याद रखें कि जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस के अंदर वो इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अच्छा जी, यहां तक तो आपने डिफिनेशन की, किसकी डिफिनेशन की आपने डिफिनेशन की क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, नाउ अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उस टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपके पास लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज या लिमिटेशन ऑफ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? नंबर 1 उनमें जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो क्या है आपके पास? तो सबसे पहली आपके पास जो लिमिटेशन है वो क्या है आपके पास? दिस डिफिनेशन, यानी कि ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, दिस डिफिनेशन इज confined to the problem of games of chance only and cannot apply on the problem other than games of chance। यानी कि पहली जो लिमिटेशन है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो क्या है? this definition is confined to the problems of games of chance only and cannot apply on the
problems other than games of chance। यानी कि आपके पास जो पहली लिमिटेशन है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की, ओनली कन्फाइंड टू द गेम्स ऑफ चांस होंगी। वो प्रॉब्लम्स जिनके अंदर गेम्स ऑफ चांस हो उनके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। cannot explain and cannot apply or explain the problems other than games of chance। ये पहली लिमिटेशन है किसकी? क्लास लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। दूसरी लिमिटेशन it is not applied, यानी कि इसको this method is not applied when the number of cases are not calculated या when it is not possible to enumerate all possible outcomes। दूसरी लिमिटेशन क्या है? this method is not applied when the number of cases are not calculated या when it is not possible to enumerate all possible outcomes। okay, दूसरी क्या है? this method is not applied when the number of cases are not calculated या when if it is not possible to enumerate all possible outcomes। दूसरी लिमिटेशन क्या है आपके पास? This method is not applied when the number of cases are not calculated या when it is not possible to enumerate all possible outcomes। जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास उनको आप इन्यूमरेट नहीं कर सकते, उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब इन्यूमरेट नहीं कर सकते, then we cannot apply this method। नंबर 3, जो तीसरी लिमिटेशन है, तीसरी लिमिटेशन क्या है? when the outcomes of a random experiment are mutually exclusive are equally likely। when the outcomes of a random experiment are not equally likely, then we cannot apply this method या when each and every outcome of the random experiment is not equally likely। okay, तीसरी लिमिटेशन क्या है? when the outcomes of random experiment are not equally likely, then cannot apply this method या when each and every possible outcome is not equally likely। तीसरी लिमिटेशन when the outcomes of random experiment are not equally likely, they cannot apply this method या each and every possible outcome is not equally likely। क्या मतलब इस बात का? यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपके पास आउटकम्स आएंगे वो आउटकम्स आपस में इक्वली लाइकली होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस आर इक्वल। जितने भी इवेंट्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस आर इक्वल। ये पहले डिफाइन कर चुके हैं व्हाट आर द इक्वली लाइकली इवेंट्स। जितने भी आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली होंगे फॉर द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉर द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। इफ आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, classical definition of probability। if each and every outcome of the random experiment are not equally likely, then we cannot apply this method। जो छोटी आपके पास लिमिटेशन है, छोटी लिमिटेशन क्या है? कि जितने भी आउटकम्स हैं वो क्या आपस में इंडिपेंडेंट हो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, then we cannot apply this method, then we cannot apply classical definition of probability। the outcomes
independent, then cannot apply the method. अगर आउटकम्स आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. व्हाट आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, व्हाट आर द डिपेंडेंट इवेंट्स? डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स कि जब एक इवेंट अकर हो रहा है तो दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट, देन दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट cannot affect the probability of another event, then they are called independent events. तो आपके पास जो आउटकम्स है, अगर वो आउटकम्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो then we cannot apply the method of classical definition of probability. तो क्लासिकल डिफिनेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते. और पांचवी जो लिमिटेशन है वो ये है, जो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद आउटकम्स आए उनको आप सब डिवाइड करें, मजीद उनको आप मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते. किसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, एग्जॉस्टिव में एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स में. तो आपके पास इट इज डिफिकल्ट टू सब डिवाइडेड, इट इज difficult to subdivided the outcomes into mutually exclusive, exhaustive and equally likely. पांचवा जो लिमिटेशन है, it is difficult to subdivide the outcomes into mutually exclusive, exhaustive and equally likely events. Equally likely events. आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है, वो difficult to subdivide the outcomes into mutually exclusive, exhaustive and equally likely events. These are the 5 limitations of classical definition of probability. Mathematical probability, priori probability. पहली लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन क्या है आपके पास कि it is this definition is confined only the problems of the game of chance only and cannot explain the problem other than the games of chance. Okay, दूसरी जो लिमिटेशन है वो क्या थी कि आपके पास जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आउटकम्स आपके पास इक्वली लाइकली अगर ना हो, we cannot apply this method. अगर आउटकम आपके पास इंडिपेंडेंट ना हो, we cannot apply this method. अगर आपके पास दूसरा क्या आपके पास कि आपके पास दूसरा क्या है, जितने भी केसेस हैं, when the number of cases are not calculated, when the outcomes को आप इन्यूमरेट नहीं कर सकते, ये आपके पास लिमिटेशंस है. अगर ये लिमिटेशंस, अगर ये किसकी लिमिटेशंस है? ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. अब अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है, जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो क्या आपके पास? वो टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. प्रॉपर्टीज क्या है? What are the properties of classical probability या mathematical probability या priori probability? There are following properties which we have for the mathematical definition. Number A, जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? It is a pure number that it has no unit. Probability जो है it is a pure number. It is a pure number that is it has no unit. पहली जो प्रॉपर्टी है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ प्योर नंबर दैट इट हैज नो यूनिट. दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास? द प्रोबेबिलिटी cannot be negative and never exceeds than 1. That is 0 less than or equal to probability of A less than or equal to probability of 1. दूसरी जो
जो प्रॉपर्टी है कि द प्रॉपर्टी कैन नेवर बी लेस देन, कैन नेवर बी कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उसमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए आप इवेंट डिफाइन करेंगे। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 के बीच में। 0 का मतलब है उस चीज के आने के चांसेस नहीं है। जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब क्या मतलब है कि देयर इज नो लाइफ विदाउट ब्लड, देयर इज नो लाइफ विदाउट ब्लड इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर आपके पास ब्लड नहीं है तो लाइफ दिस इज ऑथेंटिक, यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी, 0 यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी है मौत की। और एग्जैक्टली 1 मतलब कि आप कहते हैं मौत ऑथेंटिक है, यानी कि मौत यानी कि जो आपके पास डेथ है वो ऑथेंटिक है, उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है 1। इसके बारे में आप श्योर है कि हर बंदे ने मरना है, हर बंदे ने मरना है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा यानी कि 0 का मतलब है कि समथिंग विल नेवर हैपन, 1 का मतलब है ऑलवेज हैपन। ये प्रोबेबिलिटी इन दो के बीच में रहेगी। प्रोबेबिलिटी या तो फ्रैक्शन में होगी या आपके पास डेसिमल्स में या आपके पास परसेंटेज के अंदर, इसके अंदर परसेंटेज के अंदर होगी। तो the probability cannot be negative and never exceeds than 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या होता है फ्रैक्शंस, किसी भी इवेंट के अकर होने को डिनोट करता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, परसेंटेज के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। अच्छा जी, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी इज अ रिलेटिव नंबर। तीसरी डेफिनेशन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है क्लासिकल? It is a relative number. What is relative number? What is absolute number? ये already हम डिस्कस कर चुके हैं। Absolute measures, relative measures, तो probability जो है ये relative measures है in the form of ratio, in the form of proportion, in the form of यानी कि percentage के अंदर, points के अंदर, तो relative number है। कौन सा नंबर है? relative number है। तो इट इज अ रिलेटिव नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, उस सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स है A1, A2, A3 अप टू AK। उन इवेंट्स को जब आप उनकी प्रोबेबिलिटीज लेंगे, उनको सम करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इफ दे आर इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if क्या लिखेंगे? if A1, A2 up to AK are the mutually and equally likely events, then अगर आपके पास एग्जांपल स्पेस है, events of a sample स्पेस S, अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, यानी कि ये ले, ये सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है A1, A2, AK, ये सारे इवेंट्स किस में आ रहे हैं? इस सैंपल स्पेस के अंदर आ रहे हैं। इवेंट्स किसका पार्ट होता है? सैंपल स्पेस का पार्ट होता है। If A1 up to AK are the k mutually exclusive and equally like events of a sample space S, then अगर आप प्रोबेबिलिटी लें A1 की, जमा प्रोबेबिलिटी लें A2 की, जमा प्रोबेबिलिटी लें आप AK की, किस बराबर होगी? समेशन I goes to K, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI किस बराबर होगी? इज इक्वल टू 1। किसी भी सैंपल स्पेस की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, कि 1 से तो एक्सीड नहीं कर सकती, 1 से एक्सीड नहीं कर सकती, या प्रोबेबिलिटी ऑफ S बराबर है 1। इसका मतलब है कि जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप सम करें तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगी। लेकिन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। अच्छा जी, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, मैं फिर आपसे कह देता हूं कि जितने भी इवेंट्स हैं, यानी कि आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ AK,
उन सारी इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी को जमा किया, पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, फिर जमा किया, किसके बराबर है? सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बराबर है किसके बराबर है? 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बराबर है 1। इन सब की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 1 के। और किसके बराबर? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ S, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक इवेंट, इफ यू हैव एनी इवेंट A and A bar is the complementary event of that event A, then the sum of A plus A complementary बराबर है sample space। Let's say ये आपके पास sample space है, इसके अंदर एक इवेंट है A, एक इवेंट है A bar, sample space। After the experiment, we get the sample space. We define two events. An event A, if we have an event A and A bar is the complementary event of event A, then A plus A bar बराबर है सम। यानी कि अगर आप इवेंट A प्लस इवेंट A कंप्लीमेंट लें तो किसके बराबर आएगा? सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट्स सैंपल स्पेस के ही अंदर से हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आप दोनों साइड्स पर प्रोबेबिलिटीज लें, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार प्रोबेबिलिटी ऑफ S, दोनों तरफ आपने प्रोबेबिलिटीज दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S किसके बराबर है? ऑलरेडी डिस्कस इन प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। Now, what is the probability of A bar? Probability of A bar बराबर है 1 minus probability of A। किसी भी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसके बारे में आप श्योर हैं, जिसमें फेवरेबल है, इंटरेस्टेड है। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है, लाजिमी बात है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1। उसमें से वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो कंप्लीमेंट्री रह जाएगी, जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं है, इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीमेंट बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A। इसकी कंप्लीमेंट ये प्रॉपर्टी इसको याद रखिएगा, किसी भी कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, यानी कि इवेंट A B जो भी आपने इवेंट डिफाइन किया होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज कि इट इज अ प्योर नंबर, नो यूनिट। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज अ रिलेटिव नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी कि नेवर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेवर एक्सीड देन 1, 0 और 1 के बीच में होगी प्रॉपर्टी, 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1, 0 और 1 के 0 से कम नेगेटिव नहीं होगी, 1 से एक्सीड नहीं करेगी, 0 और 1 के बीच में। 0 का मतलब नेवर हैपन, 1 का मतलब ऑलवेज हैपन, श्योर। अच्छा जी, चौथी जो प्रॉपर्टी है, आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास इवेंट्स हैं A1 से लेकर AK तक, उनकी आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, उनको आपने जमा किया, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1। तो पांचवी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर इवेंट A है, A बार इज द कंप्लीमेंट्री, देन सम ऑफ A प्लस A बार इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। टेक द प्रोबेबिलिटीज ऑन बोथ साइड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, because probability of S is equal to 1. Okay, these are the main properties of classical definition of probability, mathematical probability, primary probability। Now हम एक चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है आपके पास? वो है जो प्लेइंग कार्ड्स आपके पास होते हैं। क्या होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेइंग कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स? 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड। और जो ताश में होते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं इसके साथ, इसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होगा, क्लासिकल डिफिनेशन के अंदर यूज होगा मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं।
इन्हीं बाउंस के अंदर आपके पास एक होता है जैक, किंग, क्वीन, एसेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 किस्म के आपके पास वो जो आपके पास वो कार्ड्स होते हैं, जैक, किंग, क्वीन, एसेस, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 6 7 8 9 10, ये कितने हुए 13। ये हर एक यानी कि हर एक कितने कितने तादाद के होंगे, चार जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 एसेस, ये सारे चार होंगे। देन 4 करें 52, यानी कि जितने भी आपके पास कार्ड नजर आ रहे हैं ये सारे कितनी तादाद कितनी होगी, हर एक की 4 होगी, हर एक की 4 होगी। जब 4 होगी तो 13 4 52। जो अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है वो क्या है, इस 52 कार्ड्स के अंदर आपके पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। आपके पास 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके पास, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड जिन पर रेड सिंबल होगा और 26 ब्लैक जिन पर ब्लैक सिंबल होगा। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स एंड हाउ मेनी रेड कार्ड्स, तो आप उसे एकदम कहें देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। ओके, और हाउ मेनी जैक, 4 जैक, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 एसेस, 4 2 4 3 4 5, यानी कि जितने भी कार्ड हैं ये 4 होंगे। कितने होंगे, 4। अब इन 26 रेड्स के अंदर आगे पार्टीशंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। रेड के अंदर आपके पास, इन रेड के अंदर आपके पास और इस ब्लैक के अंदर आपके पास कोई पार्टीशन है। रेड के अंदर आपके पास जो 13 है वो आपके पास हार्ट्स और 13 आपके पास डायमंड्स। रेड के अंदर आपके पास कैटेगरीज हैं, 13 हार्ट्स दिल वाले, जिस पर वो दिल का निशान बना होता है, रेड होगा, उसका सिंबल रेड होगा। 13 डायमंड्स, उसका निशान इस तरह होगा, इस तरह, और इसका ये, इसका जो सिंबल होगा इस किस्म का होगा डायमंड्स का, और हर्ट्स का ये होगा। 13 हर्ट्स रेड होंगे, 13 डायमंड्स रेड होंगे। अब याद रखिएगा ये जो 4 जैक हैं, इसके अंदर एक ये मतलब एक आपके पास रेड होगा हर्ट का